सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं अपनी जगह पूरी तरह मुहताज था। गूंगा मुझे और मैं उसे देख रहा था। गूंगे ने छुरी वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और फिर जैसे ही हाथ लहराया मैंने उछलकर अपनी जगह तब्दील कर दी। गूंगा भूंडे अंदाज में कहके लगाने लगा। छुरी अभी तक उसके हाथ में थी। वो पूरी तरह मेरी नकलो हरकत देखकर वार करने का मंसूबा बना रहा था। 1 मिनट बाद उसने अपना हाथ दोबारा फिजा में बुलंद किया और मेरी नजरें बदस्तूर उसके चेहरे पर मरकूज थीं। बशीरा और उसके साथी भी उसकी आंख मचोली पर खुशी का इजहार कर रहे थे। दूसरी बार भी गूंगा नकाब पोश ने मुझे डांट दिया और मैं अपनी जगह तलमला कर रह गया। और फिर गूंगे ने तीसरी बार छुरी को फिजा में बुलंद किया। इस बार वो कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहा था और मैं पूरी तरह उसके झमेले से खुद को बचाने के लिए तैयार था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसकी तवक्का शायद किसी को भी नहीं थी। गूंगे का हाथ फिजा में झूलता रह गया। उसके सीने से खून का फवारा उबल पड़ा। करीम ने जो खुद को बेहोश जाहिर कर रहा था अचानक ही एक्शन लिया था। और फिर इससे बेशतर कि बशीरा और उसके मसला साथी हालात की नोयत को समझ पाते। 2 फायर और हुए और 2 मसला अफराद और ढेर हो गए और मैंने मौका की नजाकत को महसूस करते ही खुद को जमीन पर गिरा दिया और एक ऑटोमेटिक निकाल कर बरक रफ्तारी से लड़कता हुआ एक सिमत हो गया। इस अरसे में करीम ने तीसरे आदमी को भी ढेर कर दिया। अब सिर्फ बशीरा, उसका एक साथी और फ्लोरा बाकी रह गए और मैंने बशीर पर फायर कर दिया। मेरा निशाना खता नहीं हुआ। गोली ने बशीरा की कलाई में सुराख किया था तो असला उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। 5वें आदमी ने अब खुद अपनी राइफल जमीन पर फेंक दी। शायद उसे इसी में अपनी आफियत नजर आई। करीम हैरत अंगेज फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और फिर बशीरा को घूरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें खुद अपनी मौत का इख्तियार देता हूँ कि तुम गोली से मरना पसंद करोगे या छुरियों से। फ्लोरा की आंखों में मौत के साए लर्ज रहे थे। उसने भी जल्दी से खड़े होकर बशीरा से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो घड़ी मकदूर में लिख दी जाती है वो अटल होती है। बशीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। खून के कतरे उसकी कलाई से टपक टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। तुम इतनी खौफजदा क्यों हो फ्लोरा डार्लिंग? करीम ने सहमी हुई डांसर से कहा, क्या तुम हमारी कामयाबी का जश्न मनाने की खातिर कोई खूबसूरत सा रक्स पेश नहीं करोगी? मुझे माफ कर दो। वो हजियानी अंदाज में हकलाने लगी। मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे मजबूर कर दिया गया था। इनकार की सूरत में ये दरिंदा मुझे अपने शिकारी कुत्तों के हवाले कर देता। आखिरी जुमला उसने बशीरे की सिमत देखकर कहा, जो इस वक्त भी सीना ताने खड़ा मुझे हकारत भरी नजरों से घूर रहा था। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मैंने बशीरा के आगे चारा फेंका, सिर्फ इस शर्त पर कि तुम मजिस्ट्रेट के सामने भूषण के खिलाफ बयान देने पर आमादा हो जाओ। कानून तुम्हें वादा माफ गवाह की हैसियत देने का इख्तियार भी रखता है। नहीं, वो किसी जख्मी दरिंदे जैसे अंदाज में बोला, बशीरा मर तो सकता है लेकिन बास के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और बशीरा अपना फैसला बदला नहीं करता। तुम्हारी मर्जी, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। फिर ऑटोमेटिक और टाइगर को दबा दिया तो बशीरा की पेशानी से खून का फवारा उबल पड़ा। वो किसी पत्थर के मुजस्मे ही की मानद जमीन पर ऊंधे मुंह ढेर हो गया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने फ्लोरा की जनब देखा। क्या तुम भूषण के खिलाफ बयान देने पर आमादा हो या तुम भी बशीरा के साथ सफर करना पसंद करोगी? मैं किसी भूषण को नहीं जानती। फ्लोरा की निगाहों में मौत के साए लहराने लगे। ठीक है, करीम ने जल्दी से कहा, तुम्हारी मुश्किल मैं हल किए देता हूँ। उसके साथ ही उसने फ्लोरा को भी गोली मार दी और फिर मुझसे मुखातब हुआ, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि गोलियों की आवाज बाहर भी सुनी गई हो। और मैंने करीम के मशवरे को मानने में देर नहीं लगाई और फिर जल्द हम घर की जानब जा रहे थे तो करीम ने बड़ी सादतमंदी से कहा,
साहब, हालात के तहत जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, इसके अलावा कोई चाराकार भी नहीं था। भूल जाओ इस ड्रामे को, मैं संजीदगी से बोला और फिर मेरा जहन भूषण के बारे में सोचने लगा। अब इसका कोई मौसर इलाज करना मेरे लिए जरूरी हो गया था। भूषण के साथ ही साधना का नाम भी मेरे जहन में गुडमुड़ हो रहा था, जिसने बशीरा के हाथों मुझे दफ्तर में मरने से बचाया। उसने भी इस एहसान की एवज मुझसे एक सौदा किया था, भूषण की मौत का सौदा। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर मेरे अलावा आरफा, नसीम और नदीम भी मौजूद थे और नदीम नाश्ते के साथ साथ बड़ी संजीदगी से किसी खास खबर के मुताले में मसरूफ था। क्या कोई ऐसी अहम खबर है कि आपको नाश्ते का भी होश नहीं रहा? नहीं, ऐसी कोई खास खबर नहीं, नदीम ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा। वही कत्लोगारी के पुराने किस्से हैं। किसका कत्ल हो गया? आरफा ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। था एक बदनाम शख्स, बशीरा माची, स्मगलिंग के गंदे कारोबार में मुलव्वस था, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। किसी दुश्मन से उसे और उसके 3-4 साथियों को इंतकामी कार्रवाई के तहत मार डाला। मरने वालों में एक मकामी क्लब की डांसर फ्लोरा नाइट एंगल भी शामिल थी। फ्लोरा? नसीम ने चौंकते हुए नदीम की जानब देखा। ये फ्लोरा तो वही तो नहीं जिसने कुछ दिनों तक हमारे कसीनो में भी परफॉर्मेंस दी थी? हाँ, वही थी। कत्ल की वजह क्या शाया हुई? मैंने नदीम की तरफ देखा। पुलिस ने बशीरा की वजह से उस कत्ल के किस्से को भी नाजायज कारोबार की किसी दरीना रकाबत का रंग दिया है। हमारे कुछ सियासतदानों और हुक्मरान तबके के अहम लोगों ने वही पुराना और घिसा पिटा बयान दिया है कि कातलों को बहुत जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और हंगामा करने वालों से आहनी हाथ से निपटा जाएगा। मुझे ताज्जुब था कि बशीरा और उसके साथियों के कत्ल की खबर इतनी जल्दी अखबारात में किस तरह आ गई और मेरे ज़हन में एक बार फिर साधना का तस्वर उभर आया, जो कालका और लेडी मकरानस ही की तरह पुरइसरार कुव्वतों की मालक साबित हुई थी। उसने कहा था कि बशीरा ने उसके साथ ज्यादती की थी और फिर भूषण ने उसे बशीरा के बतौर इनाम पेश कर दिया था। उसने ये भी कहा कि वह जिसके साथ जिस्मानी तलकात में मुलव्वस रह चुकी हो उसे जान से नहीं मार सकती। गुफ्तगू के दौरान उसने एक खास बात और कही। बशीरा से शदीद नफरत के बावजूद उसकी एहसानमंद भी थी, इसलिए कि बशीरा ने उसे भूषण की कैद से आजाद कराया था। तुम किस सोच में डूब गए? नदीम ने मुझे चुभते हुए लहजे में मुखातब किया। सोच रहा हूं कि अगर मुर्गियों का वजूद ना होता तो हमें नाश्तों में अंडे की बजाय क्या मुयस्सर आता। इसके साथ ही एक सवाल ये भी किया जा सकता है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या मुर्गा? नसीम ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि कुदरत ने दूसरों की तरह मुर्गी और मुर्गे के जोड़े को भी एक साथ पैदा किया था। आरफा ने मासूमियत से कहा तो सब ही हंस दिए। नाश्ते के बाद देगर जरूरियात से फारिग होने के बाद मैं दफ्तर के जाने से इरादे से बाहर आया तो नदीम अपनी गाड़ी के लिए पोर्टिको में मेरा मुंतजिर था। आरफा मेरे साथ दरवाजे तक आई, इसलिए मैंने नदीम से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से उसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी गेट से बाहर निकली तो नदीम ने संजीदगी से कहा, भूषण ने पांडे से 50 लाख की रकम का जो मुतालबा किया था उसकी मुद्दत पूरी होने का आज आखिरी दिन है। क्या तुम्हें उम्मीद है कि भूषण अब भी पांडे से अपनी मतलूबा रकम लेने की खातिर कोई खतरा मोल लेगा? हो भी सकता है, हमें अमकानात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भूषण के पास ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं जिन्हें ईंधन की तरह भड़कती आग में झोंका जा सकता है। बशीरा माची की खबर इतनी जल्दी अखबारात में किस तरह आ गई? और मेरे कहने पर करीम ने ही गुमनाम हसीयत से मुतअल्लिका थाने को इसकी इतला दी। कोई खास वजह? मैं चाहता था कि भूषण को इस बात की इतला मिल जाए कि हम भी हाथ पर हाथ नहीं रखे बैठे हैं। पांडे और निर्मा कहाँ है? मैंने अपनी मालूमात की खातिर पूछा। जहां भी हैं खैरियत से हैं, लेकिन फिलहाल हमारा उनसे किसी तौर पर राब्ता कायम करना मुनासिब ना होगा। इस वक्त हम कहाँ चल रहे हैं? पांडे के बंगले पर, जहां मेरे आदमी पांडे और निर्मल का किरदार बड़ी खूबी और महारत से अदा कर रहे हैं। भूषण के आदमी भी उसकी निगरानी पर जरूर तैनात होंगे। ऐसी सूरत में क्या हमारा वहां जाना? क्या इस दौरान भूषण या उसके किसी कारिंदे ने पांडे से राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की? नहीं, नदीम ने थोड़े तवक्कुफ से कहा। यही बात मेरे लिए उलझन का सबब है। भूषण की खामोशी किसी आने वाले तूफान का पेशकीमा भी साबित हो सकती है।
हमें पांडे के बंगले पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। नदीम ने जब वहां अपने आदमियों को तैनात किया था तो मैं एक बार भी उधर नहीं गया। चुनाचा इस वक्त मुझे भी इन आदमियों को पहचानने में हैरत अंगेज तजर्बे से दो चार होना पड़ा, जो पांडे और निर्मल का किरदार अदा कर रहे थे। अगर मुझे पहले इस बात का इल्म ना होता तो शायद मैं भी धोखा खा जाता। उनकी सूरत व शक्ल के अलावा आवाज़ें भी 100% पांडे और निर्मल से मिलती जुलती थी। घरेलू मुलाजमीन में से किसी को कानों कान इसकी भनक नहीं मिल सकी। वो जिसे अपना मालिक समझ रहे थे वो असली नहीं बल्कि नकली थे। ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद नदीम ने पांडे का किरदार अदा करने वाले से पूछा, क्या तुमने परसों के बाद से फिर कोई कॉल रिसीव की थी? हाँ, कल रात किसी ने फ़ोन करके हमें रकम तैयार रखने की याद दहानी कराई। क्या वो आवाज़ भूषण की नहीं थी? नहीं, वो कोई और ही था। पैगाम क्या था? नदीम ने संजीदगी से पूछा। मतलूबा रकम के सिलसिले में सिर्फ यही कहा गया था कि उसे ब्रीफ केस में महफूज करके दूसरी कॉल का इंतजार किया जाए। नदीम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरक था। उसकी नजरें बार बार दस्ती घड़ी पर पड़ रही थीं। शायद उसे किसी की आमद या फिर फोन कॉल का इंतजार था, और मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। 15 मिनट बाद ही फोन की घंटी बजी और नदीम ने तेजी से उलझकर बदली हुई आवाज में कॉल रिसीव की। कुछ देर तक वो हूँ हाँ वक्त क्या होगा, ठीक है, तुम अपने आदमी को हटा लो, इतनी जल्दी मत करना, और मेरे दूसरे अहकामात के इंतजार करने के बाद ही कोई कदम उठाना, जैसी बातें करता रहा। और फिर उसने रसीव दोबारा क्रेडल पर रख दिया और फिर नकली पांडे को तलब करके बोला, तुम अपने मुलाजमीन को फौरी तौर पर किसी न किसी काम से रवाना कर दो। उनकी वापसी 2 घंटे से पहले नहीं होनी चाहिए। कोई अहम इतला? नकली पांडे ने दरियाफ्त किया। मुलाजमों के जाने के 10 मिनट बाद तुम दोनों भी अपना मेकअप उतारने के लिए अपने अपने ठिकानों पर वापस चले जाओगे। ओके बॉस। वो तेजी से उठकर बाहर चले गए तो मैंने नदीम से पूछा, किसका फोन था? उसके जवाब देने के बजाय दोबारा रसूल उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगा। उसके चेहरे पर बड़ी गंभीर संजीदगी का राज था। और फिर दूसरी तरफ से राब्ता कायम होने के बाद उसने हूबहू पांडे की आवाज में कहा, गौर से मेरी बात सुनो, मैं पांडे बोल रहा हूँ। बकवास बंद करो दोगले कुत्ते। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें एक दमड़ी भी नहीं दी जाएगी। फिक्र मत करो, मैं अपना खसारा पूरा करना भी जानता हूँ। तुम्हें इन बातों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। शट अप। नदीम ने सिलसिला मुंतके किया और फिर किसी और के नंबर डायल करने लगा, और इस बार उसने विलियम पोकर के लहजे में किसी से कहा था कि मैं तुम्हें एक अहम इतला देना चाहता हूँ डीएसपी। मुझे मालूम है कि तुम छुट्टी पर हो, लेकिन इसके बावजूद ये इतला तुम्हारे लिए अहम साबित हो सकती है। इस वक्त 10 बजे हैं और ठीक 11 बजे पांडे और उसकी वाइफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। उस बास्टर्ड के सिवा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार भी वो खुद सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। यू आर 100% राइट। बशीरा और उसके साथियों को उसी ने ही मारा है, लेकिन तुम अव्वल तो मुझे तलाश नहीं कर सकोगे, और कामयाबी की सूरत में भी तुम्हारे पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा जिसकी बुनियाद पर तुम मुझे अरेस्ट कर सको। सॉरी डीएसपी, मैं तुम्हारे किसी माउस ट्रैप में आने की हमाकत नहीं करूंगा। बाय। नदीम ने अपना जुमला मुकम्मल करने के साथ ही राब्ता मुंतके कर दिया। बात क्या है? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? मुझे मोतबर ज़राए से इत्तला मिली है, उसी के पेश नज़र ज़रूरी एहतियात कर रहा हूँ। इत्तला क्या है? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया, और उसी वक्त पांडे और निर्मल का किरदार अदा करने वालों ने अंदर दाखिल होकर उन्होंने बताया कि नदीम की हिदायत पर मुलाजमों को 2 घंटे के लिए बाहर भेज दिया है। मैं उन दोनों को पहचानने की कोशिश कर रहा था और वो अपने चेहरों से मेकअप उतार चुके थे, लेकिन मैं उन्हें इससे पहले कि मैंने कभी नहीं देखा था। अब तुम दोनों भी रवाना हो जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि कोई तुम दोनों का चेहरा ना देख सके। मैं कोशिश करूंगा कि वो बाहर निकल गए तो मैंने एक बार फिर नदीम से इस अफरा तफरी की वजह दरियाफ्त की। अगर मुझे मिलने वाली इतला दुरुस्त हुई तो पांडे की यह हसीन कोठी ठीक 11 बजे किसी वीरान खंडरात का नक्शा पेश कर रही होगी। क्या मतलब? मैं हैरत से उछल पड़ा। गुज़श्ता रात यहाँ बोशन के एक आदमी ने टाइम बाउंड फिट कर दिया है जो 11 बजे ब्लास्ट हो जाएगा।
नदीम ने हाथ मलते हुए कहा। उसे मेरे आदमियों ने जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन उसने बम की इतला देने के बाद जेब से एक कैप्सूल निकालकर चबा लिया, जिसने आन से आनन फानन दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना कर दिया। मेरे आदमी उससे वो जगह दरियाफ्त नहीं कर सके जहां टाइम बम फिट किया गया है। क्या तुम्हें उसकी तबाही की इतला सुबह ही मिल गई थी? सुबह सिर्फ एक इशारा मिला था, लेकिन अब फोन पर उसकी तस्दीक भी कर दी गई। क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम उस कोठी को बचा सकें? मेरा मतलब है कि उसकी तबाही कुर्बो जवार में रहने वालों के लिए भी हलाकत का बायस साबित हो सकती है। मैंने इसलिए सिराज को इतला दी है, लेकिन प्लास्टिक बम का तज़किरा दरमियान में नहीं आया था। मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा, इस तरह तो लाइल्मी के सबब सिराज की जिंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। परेशान मत हो, सिराज को टाइम बम की इतला अब तक पहुंच चुकी होगी। अगर वो वक्त से पहले अपनी कोशिश में कामयाब हो गया तो कुछ कर सकेगा, वरना फिर तबाही तो होनी ही होनी है। पांडे की कोठी से निकलकर नदीम मेरे साथ मेरे दफ्तर आ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त भी वहशत और दीवानगी की मिली जुली कैफियत नजर आ रही थी। वो कमरे में टहल रहा था और बार बार अपनी दस्ती घड़ी भी देख रहा था। ठीक 11:05 पर फोन की घंटी बजी और नदीम ने तेजी से लपक कर रसूल उठा लिया। हाँ, क्या इतला है? ओ माय गॉड, तुम इस वक्त कहाँ से फोन कर रहे हो? जितनी जल्दी मुमकिन हो वकूए से दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे आदमियों पर शुबा हो। अब क्या इन्फॉर्मेशन है? मैंने फोन बंद होने के बाद नदीम से पूछा। वही हुआ जिसकी मुझे इतला मिली थी। पांडे की कोठी बम के धमाके से मलिया मेट होकर रह गई। नदीम ने हाथ मलते हुए जवाब दिया, और मेरा ख्याल है कि अब भूषण का नंबर भी आ जाना चाहिए। ये फैसला मैंने बहुत पहले किया था। अगर तुमने उस वक्त मुझे ना रोका होता तो शायद वो ना होता जो आज हो चुका है। मैं तुम्हें अब भी नहीं रोकूंगा, लेकिन जो कदम भी उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। भूषण किसी लोमड़ी से ज्यादा चालाक साबित हुआ है। शायद तुम आसानी से उसका शिकार ना कर सको, नदीम ने उलझे हुए लहजे में कहा, और फिर तेजी से घूमकर आफत से बाहर निकलता चला गया। नदीम के जाने के बाद मेरे ज़हन में कालका का तस्वर उभर आया। वो जब से बाज बनकर लेडी मक्कलानस के पीछे लपकी थी, दोबारा वापस नहीं आई। शायद वो अभी तक लेडी मक्कलानस को दोबारा काबू करने में कामयाब नहीं हो सकी थी, या फिर लेडी मक्कलानस ने कालका की रूह को भी काबू करके उसकी मूर्ति में मुंतकिल कर दिया हो, जिसका दावा वो कई बार कर चुकी थी। और मेरे लिए लेडी मक्कलानस की खामोशी भी मैंने खेल थी। अगर वो कालका को मुकम्मल तौर पर कैद कर चुकी होती तो मुझे उसकी खुशखबरी जरूर सुनाती, मगर ऐसा भी नहीं हुआ था। कालका और लेडी मक्कलानस दोनों ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो हर वक्त मुश्किल वक्त में मेरे साथ होंगी, लेकिन मच्छरों की बस्ती में होने वाले वाक़े से लेकर बशीरा माछी और उसकी मौत तक, और अब पांडे की कोठी में होने वाले धमाके तक, उन दोनों में से किसी ने मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी। साधना का किरदार भी मेरे लिए खासा मशकूक और पुरअसरार था। या तो वो हकीकतन एक तीसरी ताकत बनकर उभरी थी, या फिर उसकी पुष्ट पर भी कालका का हाथ हो सकता था। मैं अभी उसी मसलस पर गिरफ्तार था कि मारूफ का फोन आ गया। कि अभी तक तुम मुझसे खफा हो, उसने शिकवा किया। नहीं, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी हमाकत के दखल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहते हो? ना तुमने मुझे अगवा करके वो बेहुदा तस्वीर बनाई होती, ना वो किसी तीसरे के हाथ तक पहुंच पाती। मुझे भी हैरत है कि ये सब क्यों कर और किस तरह मुमकिन हुआ। मारूफ ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मैंने तस्वीर का सिर्फ एक सेट अपने हाथ से तैयार किया था, और उस वक्त भी वो मेरी तहवील में है। दूसरा सेट कहाँ से आ गया, ये बात मेरे लिए भी हैरत अंगेज है। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम हुक्म दो, मैं तुम्हारे किसी फैसले से इनकार नहीं करूंगी। इन तस्वीर को मैं नेगेटिव के जला डालो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। मैं वादा करती हूँ कि तुमसे गुफ्तगू करने के बाद मैं पहला काम यही करूंगी, लेकिन जिसने भी दूसरा सेट तैयार किया है उसने तीसरा भी जरूर तैयार कर रखा होगा, जो हम दोनों के लिए बदनामी का सबब भी बन सकता है। हो सकता है कि इस वाक़े के पीछे किसी पुरअसरार नादीदा कुव्वत का हाथ शामिल हो। पुरअसरार नादीदा कुव्वत? मैं समझी नहीं। मारूफ ने हैरत से दरियाफ्त किया। ये तवील दास्तान है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। गोया मैं तुमसे दोबारा मुलाकात की उम्मीद कर सकती हूँ। वो फिर बहकने लगी।
मेरा एक काम भी है जो तुमने बाआसानी सर अंजाम दे सकती हो। मैंने उसके जवाब को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा, अपने असर सूख को इस्तेमाल करके जिस तरह भी मुमकिन हो डीएसपी सिराज को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने पर आमादा करो, लेकिन मेरा नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। और मैंने जाती तौर पर भी सिराज को ये ऑफर दी थी कि अगर वो किसी प्रेशर के तहत छुट्टी पर गया है तो उसे हर कीमत पर उसकी मदद करने को तैयार हूं, मगर जवाब में उसने मुझे यही तासर देने की कोशिश की थी कि वो अपनी मर्जी से छुट्टी पर गया है और कुछ दिनों आराम करना चाहता है। उसने गलत बयानी की होगी। मैंने उसे मुख्तसरन तफसील सुनाते हुए कहा, उसने भूषण के सामने झुकने या मुआफी मांगने पर रुखसत पर जाना ज्यादा बेहतर समझा था। तुम फिक्र मत करो, कल तक सिराज को दोबारा ऊपरी अहकामात के तहत ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ जाएगी, लेकिन ये भूषण जोसेफ, तुमने एक बार दबी जुबान में इसका जिक्र किया था और फिर मुझे उसके सिलसिले में कोई एक्शन लेने से मना कर दिया था। अब भी वक्त है, तुम हुक्म दो तो 24 घंटे के अंदर अंदर भूषण और उसके पूरे खानदान को खत्म कराया जा सकता है। अभी इनकी जरूरत नहीं है, मैंने संजीदगी से कहा। फिलहाल तुम सिराज की पुष्ट पर ही कबूल कर लो। भूषण के सिलसिले में अगर कोई जरूरत पेश आई तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। दोबारा मुलाकात कब होगी वो फिर अपनी मतलब पर आ गई। हो सकता है कि जल्द ही किसी मुलाकात का बहाना निकल आए, मैंने संजीदगी से जवाब दिया और फिर राब्ता मुंतके कर दिया। फोन रखते ही घंटी बजी और मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर रसूल उठा लिया। मैं सिराज बोल रहा हूँ। बड़ी उम्र है आपकी, मैंने खुश दिली का मुजाहरा किया। अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। कोई खास बात? मेरा ख्याल है कि 5 लाशों के बाद पांडे की कोठी की तबाही, ये दोनों ऐसे संगीन हादसात हैं जो आपको मेरी याद दिला सकते थे। और मेरे लहजे में इस बार हल्का सा तंज भी शामिल था। मैंने इसी सिलसिले में आपको जहमत दी है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिन बुलाए मैं हाजिर हो सकता हूँ। मिस्टर सहबाज, सिराज ने बड़े खलूस से कहा, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। वैसे भी आजकल मैं छुट्टी पर हूँ और ये भी मुमकिन है कि रुखसती के मुद्दत खत्म होने के बाद मैं उसे और बढ़वा लूँ, और ये भी हो सकता है कि आपको मजबूरन ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ जाए। मैं रवानी में कह गया, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कोई नजूमी या माहिर इल्म गैब नहीं हूँ, लेकिन आपको गवाह हैं कि अक्सर और बेशतर मेरे ख्वाब सच्चे साबित हुए हैं। आईसी, गोया अब आपने मेरे सिलसिले में भी कोई ख्वाब देख लिया है। जाती तल्लुकात को एक तरफ करने के बाद भी मैं आपकी सलाहियतों और फर्ज शनादी की कदर करता हूँ। हो सकता है कि हुकूमत भी आपकी साबका कारकर्दगी पर गौर कर रही हो। मैं आपकी इस मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। सिराज ने खुशी का इजहार किया और फिर संजीदगी से बोला, क्या आप इन दोनों रूनमा होने वाले वाकयात पर कुछ रोशनी डाल सकेंगे? पुलिस के पास अमकानात और शुबा करने के लाखों बहाने होते हैं जिसके तहत किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को बिला वजह परेशान किया जा सकता है। मैं तो एक मामूली बिजनेसमैन हूँ। मेरा ख्याल है कि आपने अभी तक मेरी जानब से अपना दिल साफ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर सिराज, मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। जिन 2 हादसात के बारे में आप मेरी राय मालूम करना चाहते हैं और वो मेरे लिए भी गैर अहम नहीं है, लेकिन क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम फोन की बजाय मिल बैठकर उस पर तफसील से गुफ्तगू कर सकें? और मैं 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुंच रहा हूं, लेकिन इस शर्त पर कि आप काफी पहले से तैयार करा लें। और मैंने कहीं पढ़ा था कि शर्लाक होम्स भी गर्मा गर्म काफी और अपना मखसूस खमीदा पाए पीने के बाद ही उलझी हुई डोर का सिरा तलाश करने में कामयाब होता था। और जवाब में सिराज ने एक कहका बुलंद किया और राब्ता मुंतके कर दिया। उसके बाद वो हकीकतन 10 मिनट बाद ही मेरे सामने बैठा काफी पी रहा था, जिसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा था। और कुछ देर तक हमारे दरमियान इधर उधर की बातें होती रहीं और फिर सिराज असल मकसद की तरफ आ गया। मछलियों की बस्ती में होने वाले हादसे और धमाके के पीछे भी बशीरा माची की जात को ही दखल था, लेकिन जो लाशें पुलिस को दस्तयाब हुई हैं उसमें भी बशीरा माची की लाश शामिल नहीं है। चुनाचा उसे बाद में उसके साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। सिराज ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हकायक की रोशनी में उसके यही मतलब निकलते हैं कि कातिल जो कोई भी था उसे बशीरा माची की तलाश थी। लेकिन क्यों? मैंने पुलिस वालों ही जैसे लहजे में कहा। यही एक सवाल ऐसा है जिसका दुरुस्त जवाब मिलने के बाद हम कोई लाइन ऑफ एक्शन का तयन कर सकते हैं। मगर आप तो छुट्टी पर हैं, फिर हमसे क्या मुराद है?
छुट्टी पर होने के बावजूद मैं भूषण की शख्सियत को फरामोश नहीं कर सकता। सिराज ने पहलू बदल कर कहा, उसने जिस अंदाज में मेरी तजलील की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब तो यही लिए जा सकते हैं कि आप हर कीमत पर भूषण से अपनी बेइज्जती का पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। आप यही तो समझ लें। सिराज ने काफी का आखिरी घूंट लेते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं एक जिम्मेदार पुलिस अफीसर हूँ, लेकिन इसके साथ ही खुद को एक बाइज्जत शहरी भी समझता हूँ। चुनाचा अगर इज्जत पर कोई हर्फ आने लगे तो हर शख्स अपने दिफा का हक जरूर रखता है, लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बगैर किसी ठोस सबूत के किसी को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाएं। और मेरी एक शख्सियत पुलिस अफीसर से हटकर भी है, जिस पर भूषण ने कीचड़ उछालने की कोशिश की और उसने जो कुछ किया वो भी हक़ाइक़ के बरअक्स ही था। मैं अपनी इस तवील पुलिस की बेदाग मुलाजमत का रिकॉर्ड रखने के बावजूद भूषण के सामने झुकने पर मजबूर किया गया था, लेकिन मैंने उसे कबूल करने की बजाय छुट्टी ले ली और अब मैं किसी सूरत में भी भूषण के इस कर्ज की अदायगी जरूर करूंगा। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैंने हैरत का इजहार किया। मेरा ख्याल है कि भूषण ने आपके साथ भी जो कुछ किया है वो कानून के मुनाफी था। सिराज मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आप भी एक जिम्मेदार पुलिस अफीसर रह चुके हैं, लेकिन क्या आप खुद को भूषण का दुश्मन या भूषण को अपना दुश्मन नहीं समझते? मैं इस बात की तरदीद नहीं करूंगा, मैंने साफ गोई से कहा, और अगर कोई मौका मेरे हाथ आया तो मैं उसे जाया भी नहीं करूंगा। मैं भी अब इस खतरनाक जरासीम को माफ नहीं करूंगा। सिराज ने बड़ी सच्चाई से जवाब दिया और फिर दबी जुबान में बोला, क्या मच्छरों की बस्ती में होने वाला हादसा महज इत्तफाकिया था? जी नहीं, मैंने सबल कर कहा। बशीरा माची भी राजन ही की तरह मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस था। नाजायज तजारत में वही भूषण का सबसे अहम करिंदा था, इसीलिए उसे रास्ते से हट जाने पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। भूषण के बारे में आपका क्या लाया अमल होगा? वही जो आपका हो सकता है, मैंने मुख्तात लहजे में जवाब दिया। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं उस हरामजादे को गोली मारने से भी दरेग ना करता। किसने रोका है आपको? हालात ने, सिराज ने होंठ काटते हुए कहा। जो लोग जुर्म की पेशगनी के का काम सर अंजाम दे रहे हैं उनके लिए खुद किसी जुर्म का अर्तकाब करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। गोया आप किसी ऐसे मुनासिब मौके की तलाश में हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप भी यही समझ लें, सिराज ने कहा, लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिसके सामने मैं इस बात का इजहार कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हालात का ग्राफ जो शक्ल इख्तियार कर रहा है उसके तहत हमें एक दूसरे से तावन भी करना होगा। मैं आपसे मुतफिक हूँ, लेकिन अगर हमारे पास कुछ सबूत भी मौजूद हों तो ज़्यादा मुनासिब होगा। सबूत? मैंने मुस्कुराकर कहा। जहाँ मौत और ज़िंदगी का सवाल दरमियान में आ जाए वहाँ सबूत की बजाय कुछ न कुछ कर गुजरने को ज़्यादा अहमियत होती है। सबूत की तलाश में जान गंवा देना मेरे नज़दीक दानिशमंदी नहीं होती। मैं छुट्टी पर होने के बावजूद खामोश बैठकर अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। मेरे कुछ वफादार मतहत भूषण के पीछे साए की तरह लगे हुए हैं और कुछ कामयाबी हुई मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। हाँ, कुछ ऐसी टैप शुदा दस्तावेज हाथ लगी हैं जो भूषण के खिलाफ अहम सबूत हैं, लेकिन उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती। क्या मतलब? मैंने चौंक कर दरियाफ्त किया। उन कागजात पर किसी फर्द या अफराद के दस्तखत मौजूद नहीं, और मेरी इतला भी यही है कि भूषण किसी चालाक लोमड़ी से ज़्यादा अय्यार वाक़या हुआ है। वैसे बाई द वे वो कागजात किस नौइयत के हैं? एक मखसूस तर्ज का शरायतनामा जिसमें राजन के अलावा बशीरा माची का नाम भी मौजूद है। सिराज ने कुछ तवक्कुफ से कहा। उससे यही ज़ाहिर होता है कि भूषण ने हरि राम या रविशंकर की मौत के बाद फ़िज़ाई रास्ते से नाजायज़ तजारत का काम बंद कर दिया था और बहरी रास्ते को इख्तियार किया था, जिनमें राजन और बशीरा माची को कमीशन एजेंट मुकर्रर किया गया। और ये कागज़ आपके हाथ किस तरह लगे? इसका सवाल का जवाब खुद मेरे लिए भी परेशानी का बायस बना हुआ है। दरअसल दस्तावेज मुझे घर के पते पर बजरिया डाक मौसूल हुई थी। हो सकता है कि इसमें विलियम पोकर का हाथ हो। भूषण के ग्रुप का कोई ऐसा फर्द भी हो सकता है जो किसी वजह से उसका दुश्मन बन गया हो। सिराज ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर चौंकते हुए बोला कि आपको इसका इल्म है कि मिस्टर पांडे की कोठी में जो बम धमाका हुआ था उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और पुलिस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के वक्त कोठी में
कोई मौजूद नहीं था। ओहो, मैंने खूबसूरत अदाकारी करते हुए कहा। गोया आपका मतलब ये है कि जिस शख्स ने आपको बोशन के खिलाफ कागजात रवाना किए थे, उसी ने बर वक्त पांडे को भी उसके बम के धमाके की साजिश से आगाह कर दिया होगा। इस अमकान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर बोशन का खास आदमी उसका दुश्मन बन गया है तो उसने फोन पर मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की। वो अगर बोशन के करीब है तो उसे खुद भी मौत के घाट उतार सकता है। हो सकता है अभी उसे ऐसा कोई मौका ना मिला हो। बहरहाल मेरी लिस्ट पर कुछ ऐसे मखसूस आदमियों के नाम मौजूद हैं जिन्हें बोशन के बहुत करीब रहने का शर्फ हासिल है, सिराज ने कहा। और हो सकता है कि उन्हीं में से कोई एक दोस्ती की आड़ में बोशन से दुश्मनी करने पर मजबूर हो गया हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब सिराज भी बोशन को ठिकान लगाने की खातिर असूली तौर पर तैयार हो गया था। उसके बाद सिराज मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट फोन पर आने वाली कॉल ने मेरी तवज्जो मबजूल करा ली। हेलो, शहबाज स्पीकिंग, नदीम बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। सिराज को ये मालूम ना हो कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मार्केट का रेट क्या है? मैंने सिराज को डांट देने की खातिर कोड वर्ड का सहारा लिया। कुछ मुश्तबा अफराद सिराज का ताक़ब करते हुए तुम्हारे दफ्तर तक भी पहुंच गए हैं। इस वक्त भी वो सड़क पर इधर उधर मंडलाते फिर रहे हैं। तुम कुछ देर तक सिराज को रोकने की कोशिश करो। इस अरसे में मेरे आदमी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैंने सोच कर जवाब दूंगा। इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल बैक कॉल कर लूँगा। मैंने रसूल वापस क्रेडल पर रख दिया, लेकिन मेरा जहन बड़ी संजीदगी से नदीम की फराहम करदा इतला पर गौर कर रहा था। क्या सिराज की तरह बोशन भी इसकी मौत का फैसला कर चुका था? मैंने एक लम्हे के लिए नदीम की फ़ोन कॉल पर गौर किया और फिर सिराज से बोला, क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आपकी लिस्ट पर कौन कौन से ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्हें बोशन के कुर्ब खास का शर्फ हासिल है? अभी मैंने हतमी लिस्ट का फैसला नहीं किया, फिर भी एक दो नाम तो आपके जहन में ज़रूर होंगे। मैंने इसरार किया। हो सकता है कि आप मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन मेरी लिस्ट पर सर फहरिस्त जो नाम है वो प्रोफेसर इब्रार का है, जिन्हें हमारे मुल्क कासफ अव्वल का साइंसदान शुमार किया जाता है। सिराज ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, और मैंने एक दो बार प्रोफेसर की गैर मुल्की बीवी मार्गरेट को बोशन के साथ शॉपिंग करते भी देखा है, और मुझे प्रोफेसर का नाम सुनकर यकीनन एक धचका पहुंचा है। वो बिलाशुबा इस वक्त दुनिया की अजीम तरीन साइंसदानों में शुमार किया जाता है। मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया, और वो मेरी इतला के मुताबिक बड़ा तन्हाई पसंद आदमी है। हो सकता है कि बोशन के मरहम सिर्फ मार्गरेट तक महदूद हों। औरतों के सिलसिले में वो यूं भी बहुत नदीदा मशहूर है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से प्रोफेसर एरा को बोशन की कोठी पर जाते देखा है। हो सकता है मैंने सिराज के शुबा की तायद की। दौलत की लालच इंसान की शख्सियत पर भी फार सेल का लेबल लगा देती है, और ये भी मुमकिन है कि बोशन ने प्रोफेसर की लेबॉर्ट्री के लिए कोई खतीर रकम फराहम करके उसकी दोस्ती हासिल की हो। मुमकिन है, लेकिन कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। सिराज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी क्या है? मैंने उसे रोकने की कोशिश की। अभी तो हमारी बात भी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे इस वक्त एक ज़रूरी काम से जाना है, फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। क्या आप इस वक्त तन्हा आए हैं? क्या मतलब? सिराज ने मुझे चौंक कर देखा। बोशन दूसरों के अलावा आपका भी दुश्मन साबित हो सकता है। आपको ये नुक्ता नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल खास तौर पर इस वक्त किस तरह आ गया? सिराज ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। उससे पहले भी मैं आपके पास जब भी आया हूँ बिल्कुल तन्हा आया हूँ, शायद इसलिए कि एक मुसलमान की हैसियत से मेरा ईमान है कि मौत का जो वक्त मुतय्यन कर दिया जाता है वो अटल होता है, लेकिन एहतियात बहरहाल शर्त है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब से बेशतर भी मेरी छठी हिस्स और ख्वाबों की ताबीर के कायल हो चुके हैं। मुमकिन है ये महज मेरा वहम हो, लेकिन ये ख्याल अचानक मेरे जहन में उभरा था कि हो सकता है कि बोशन के कुछ ज़र खरीद गुर्गे इस वक्त भी आपके ताक़ुब में हों, और वो मेरे नीचे जाते ही मुझ पर मौत के फरिश्ते बनकर टूट पड़ेंगे। सिराज ने बेपरवाही से कहा। अगर ये बात होती तो वह मुझे रास्ते में भी ठिकाने लगा सकते थे। हो सकता है कि वो एक तीर से दो शिकार करने के ख्वाहिशमंद हों। मैं समझा नहीं। उसने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा।
آپ کی جان کو اگر کوئی خطرہ میرے آفس میں یا اس کے باہر پیش آیا تو بوشن کی اما پر مجھے بھی اس واردات میں نتھی کیا جا سکتا ہے۔ سراج نے مجھے بہت غور سے دیکھا، شاید وہ کوئی آخری نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نیچے سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے دو مخالف گروپ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ سراج کے ساتھ میں بھی تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ ہم لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر پہنچے تو فائرنگ کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، لیکن 3 لاشیں ہمارے استقبال کو موجود تھیں، اور پھر سراج ان کے قریب گیا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی خاص وجہ؟ میں نے سراج کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ان میں 2 لاشیں ایسے افراد کی ہیں جو پولیس کی لسٹ پر موجود تھے، لیکن تیسری لاش کس کی ہے؟ میں نے اس لاش کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جسے سراج حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لاش میرے ایک قابل اعتماد ماتحت کی ہے، سراج بولا۔ مجھے اس کے مرنے کے بعد بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ شخص بھی میرے دشمن بھی بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اعتمادی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ فائرنگ کے ساتھ ہی قرب و جوار کے بازار بند ہو چکے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی نفری موقع واردات کے ارد گرد جمع ہونے لگی، اور پولیس کی سارن کار بھی 10 منٹ بعد ہی وہاں پہنچ گئی۔ متعلقہ تھانے افیسر انچارج نے جائے وقوع پر پہنچنے میں خاصی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاید وہ بھی کبھی سراج کا ماتحت رہ چکا تھا، اس لیے لاشوں کی بجائے اس نے سراج کے قریب آ کر کہا تھا، سر، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیا مطلب؟ سراج نے چونک کر SHO کی جانب دیکھا۔ ہمیں کسی نامعلوم شخص نے فون پر اطلاع دی تھی کہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور ان میں ASI منان بھی تھا۔ سراج کے کہنے پر SHO نے لاشوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنے ایک ساتھی کی موت پر افسردہ خاطر ہو گیا۔ کیا یہ آپ کے ساتھ تھا؟ نہیں، سراج نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا ہو۔ ضروری تفتیش اور پولیس کارروائی کے بعد تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ سراج بدستور کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا، اور پھر اس نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آفس میں ہماری گفتگو کے درمیان آپ کو کس نے فون کیا تھا؟ میرے ایک کلائنٹ کی کال تھی۔ کیوں؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے یقیناً آپ کی چھٹی حص کی داد دینا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ناکامی کے بعد خود بوشن کے کسی آدمی نے متعلقہ تھانے کو اس کی اطلاع دے دی ہو۔ اگر منان زندہ بچ جاتا تو بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا، سراج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر مجھ سے رخصتی مسافہ کر کے چلا گیا۔ میں دوبارہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو وہاں کالکا اپنے حسین روپ میں موجود تھی، لیکن وہ بھی خلاف توقع سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ تم؟ میں نے شکوے بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری غیر حاضری پر ناراض ہوگے، لیکن تمہاری خمیدہ ناک والی سفید چمڑی کی بڑیا نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم دوبارہ اس پر قابو نہیں پا سکیں؟ نہیں، کالکا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس نے مکلانس کیسکل کے اندر جا کر خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ کیا تم مکلانس کیسل کے اندر داخل ہو کر اسے قابو نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں، اس مکار بڑیا نے اپنے مکان کے چاروں طرف ایسا منڈل کھینچ رکھا ہے جسے توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ آخر کب تک گھر میں بیٹھی رہے گی؟ کیا تمہیں ان حالات کا علم ہے کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں رونما ہو چکے ہیں؟ مجھے ایک ایک لمحے کی خبر ہے۔ اس بار اس نے مسکرا کر توبہ شکن انگڑائی لے کر جواب دیا۔ تمہاری کالکا تم سے دور رہنے کے باوجود تمہارے بہت قریب رہتی ہے۔ سراج کے خلاف جو سازش تیار کی گئی تھی اس میں کس کا دخل ہے؟ بوشن کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ اگر تمہارے دوست کے آدمی موجود نہ ہوتے تو میں سراج کو بچا لیتی۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے دل کے اندر نہیں جھانک سکتی، لیکن تمہاری باتوں کو سن سکتی ہوں۔ کہ تمہارے دوست نے سراج پر حملہ ہونے کی اطلاع تمہیں نہیں دی تھی؟ بشیرہ ماچی اور اس کے کچھ ساتھی بھی کام آ چکے ہیں۔ مجھے ان کی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو بھی تمہارا راستہ کاٹنے کی کوشش کرے گا، کالکا کی مہان شکتی اسے نرک میں جھونک دے گی۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ فلورا بے قصور ماری گئی۔ تعجب ہے، میں نے زہر خان سے کہا۔ کیا تمہاری مہان شکتی کو یہ بات نہیں معلوم کہ اسی خوبصورت ناگن نے میرے آدمی کو خرید کر مجھے مروانے کے لیے خوبصورت جال بنا تھا؟ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی، کالکا سنجیدگی سے بولی۔ وہ ناگن ضرور تھی، لیکن بوشن نے اس کا سارا زہر نکال دیا تھا۔ اس کے کچھ ایسے راز
भूषण के हाथ आ गए थे, जिसकी वजह से वो उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर थी। पांडे और निर्मल के बारे में मुझे इल्म है भोलेनाथ, वो अजीब मैनेखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारे मित्र की चाल ने उन दोनों को भी बचा लिया। क्या तुम इनकार करोगे कि ये रात तुम्हें भी मालूम था? मेरी बात छोड़ो मेरे सपनों की रानी, ये बताओ कि क्या भूषण को असल हालात का इल्म हो चुका है? मैंने दोस्ताना अंदाज में कालका की सहर आलूद निगाहों में झांकते हुए पूछा। नहीं, अभी तक उसे पांडे और निर्मल के ठिकाने का इल्म नहीं हो सका, परंतु ये बात सबको मालूम है कि जिस समय कोठी में धमाका हुआ उस वक्त कोठी में कोई मौजूद नहीं था, और मुझे खुशी है कि तुम्हारे चित्तर चंडाल मित्र ने बेगुनाह लोगों को मरने से बचा लिया। और किन बातों का इल्म है तुम्हें? सराज कल से ड्यूटी ज्वाइन करेगा। कालका के लहजे में गहरा तन था। क्या तुम ही ने मारूख से उसकी सिफारिश नहीं की थी? हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगा। क्या मतलब? वो चौंकी। साधना कैसा नाम है? मैंने मोहतात अंदाज में कहा। क्या मैं तुम्हें इस सुंदर नाम से याद कर सकता हूँ? साधना? उसने मुझे मशकूक नजरों से घूरा। क्या तुम इस नाम की किसी नारी से मिल चुके हो? तुम्हारा मन और तुम्हारी महान शक्ति क्या कहती है? मैं मुस्कुराया। ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, कालका ने मुस्तरब लहजे में होकर कहा। मुझे बताओ कि मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे जहन में यही नाम क्यों उभरा? इसका कोई न कोई कारण जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जब तुम्हारी पूरी इसरार कुव्वत तुम इस बात का पता दे सकती है कि पांडे और निर्मल अभी जिंदा हैं, तो फिर साधना के नाम के बारे में भी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। इस बार कालका ने हाथ मलते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। कुछ भटकी हुई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो वक्ती तौर पर किसी रूप में जन्म लेती हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस धरती पर नहीं रहती। देवी और देवता उन्हें एक खास समय के बाद दोबारा आकाश पर वापस बुला लेते हैं। मैं तुम्हें छेड़ने की खातिर एक फर्दी नाम ले रहा था। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए कहा। और भूषण के बारे में अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कि आप भी उसके सितारे उसकी मदद कर रहे हैं? तुम क्या चाहते हो? भूषण की मौत, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। कुछ समय और गुजर जाने दो, उसके बाद मैं भूषण के मामले में तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मैं तुम्हें हरि राम या कृष्ण शर्मा की धर्मपत्नी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने जहन में उभरने वाले एक खास डंक सवाल की तस्दीक की खातिर पूछा। उस सुंदरी का नाम गीता है, परंतु अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रह गई। भूषण और उसके आदमी ने उसके शरीर में सारा अमृत निचोड़ लिया है और उसे कालका कुछ कहते कहते खामोश हो गई। और फिर उसकी निगाहों में ऐसी चकाचौंध पैदा हुई जिसे उसने कोई अहम राज पा लिया हो, और वह मुझे तेज नजर से घूरती हुई बोली। सच सच बताओ शहबाज खान, क्या तुम साधना का नाम ऐसी सुंदरी से मिल चुके हो जिसने तुमसे गीता के बारे में दरियाफ्त किया था? मैं उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोला। गीता? वो होंठ काटते हुए बोली। वो अब इस धरती पर नहीं है। भूषण ने बशीरा माची के सामने भी गीता के रस निकलने शरीर को डाल दिया था, और फिर उसी के मर्जी से भूषण ने गीता को उसे दान कर दिया था, और उसी की आत्मा अभी इसी धरती पर भटक रही है, और वो अपना इंतकाम लिए बिना आकाश पर वापस नहीं जाएगी। देवताओं ने मुझे यही बताया है। हैरत अंगेज, मैंने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। तुमने यहीं खड़े खड़े अपने देवताओं से बात भी कर ली। इस चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। क्या गीता तुमसे मिली थी? बेहद पचगाना सवाल है। अव्वल तो मैंने गीता को कभी नहीं देखा, और अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर किसी भटकती हुई बेचैन रूह के लिए भूषण या बशीरा माची को मार डालना क्या मुश्किल हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकती, कालका ने मुझे घूरते हुए कहा। जीवन में जिसके साथ शरीर का बंधन रह चुका हो, उसकी आत्मा भी उसे मारने की शक्ति नहीं रखती। वो किसी और की सहायता लेने पर मजबूर है, और मुझे साधना के सिलसिले में अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन मैंने कालका पर अजहार नहीं होने दिया। मुस्कुराकर कहा, क्या ये अन्याय नहीं कि एक शख्स अपनी हवस पूरी करने की खातिर जिसकी जिंदगी रोंद डालता है, उस गरीब की बेचैन रूह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये धर्म और कर्म की बातें हैं, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी। तुम ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे जहन में गीता का ध्यान किस तरह आ गया? हरि राम या कृष्ण शर्मा ने मरने से पहले इस बात का एतराफ़ किया था कि वो सिर्फ अपनी बीवी को भूषण के चंगल से छुड़ाने की खातिर उसके लिए नाजायज तजारत का मोहरा बन गया था। हाँ, उसने ठीक ही कहा था, लेकिन कालका कुछ कहते कहते खामोश हो गई।
तो मैंने उसे खरीदने की खातिर दरियाफ्त किया, लेकिन क्या कुछ नहीं, उसने भी मुझे टालने की कोशिश की और फिर किसी जरूरी काम का बहाना करके मेरी नजरों से उजल हो गई। कालका के बयान की रोशनी में मेरा जहन एक बार फिर साधना में उलझ गया। बशीरा माची और भूषण से इंतकाम लेने की खातिर गीता को किसी और मदद की दरकार थी और उसने भी अपनी मजबूरी की यही वजह बताई थी जिसका जिक्र कालका ने भी किया। साधना ने कहा था कि वह भूषण के सिलसिले में मेरी हर मुमकिन मदद कर सकती है और मैं संजीदगी से उसके ऑफर के बारे में गौर करने लगा। नदीम मेरी बातों को निहायत संजीदगी से सुनता रहा और फिर मेरे खामोश होने पर कुछ सोचते हुए बोला, अब फ्लोरा की मौत का सबब मेरी समझ में आ रहा है। वो क्लब डांसर जरूर थी मगर भी तहजीब की पैदावार थी, इसलिए उसके लिए जिनसी आज़ादी भी कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन मार्गरेट, हो सकता है कि मार्गरेट के कहने पर बशीरा माची या भूषण के लिए काम करने पर आमादा हो गई हो। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। क्या तुम मार्गरेट को जानते हो? हाँ, किसी जमाने में वह लंदन में सबसे मशहूर मॉडल समझी जाती थी और उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन वह दौलत में खेलने की शौकीन थी और यही शौक पूरा करने की खातिर उसने अपने माँ बाप को जो खासे कदामत पसंद थे छोड़ दिया। जिस्मानी तौर पर उसे एहसास था कि वह अपने अंदर आगे बढ़ने की भरपूर सलाहियतों की मालिक है। उसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो उसे हाथों हाथ लिया गया। अवाम की पसंद ने और मुश्तरीन की जरूरत ने उसे रातों रात अमीर बना दिया। 10 साल तक वो मॉडलिंग के उफक पर किसी रोशन सितारे की तरह दमकती रही। अपने जिस्म की नुमाइश की खातिर वो मुंह मांगी कीमत वसूल करती और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालकान भी उसे नज़रअंदाज करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। लेकिन 10 साल बाद वो अचानक मार्केट से गायब हो गई। बिजनेस सर्कल उसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी और कुछ लोगों का ख्याल था कि किसी दिल जले ने ज़बरदस्ती उसके जिस्म को रोंदा होगा और फिर फांसी के खौफ से उसे मार कर कहीं दफन कर दिया। अक्सर हलकों में ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि किसी बड़ी प्रोडक्ट के मालिक ने अपनी मसनूआत की लॉन्चिंग के लिए मार्केट को वक्ती तौर पर मज़रे आम से हटा दिया है ताकि उसके बारे में चाहने वालों के दरमियान बेचैनी फैल जाए और फिर जब वो अचानक अपनी तमाम तरहशर सामानियों के साथ किसी इश्तहार की जीनत बनकर जलवागर हो तो मार्केट में तहलका मच जाए। नदीम ने अपनी याददाश्त को ताज़ा करते हुए कहा, कई साल बाद वह दुरूपाश जिंदगी गुजारती रही और फिर एक अखबार ने उसे दरियाफ्त कर लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पावरफुल रूम लेने से उसकी एक तस्वीर बनाई गई और जब वो प्रोफेसर एरा के साथ अपने वसी अरीज बंगले के लान पर नंगे पांव चहलकदमी कर रही थी और या फिर यह खबर भी गर्म हुई कि प्रोफेसर ने अपने लंदन के क़याम के दौरान खुफिया तौर पर उससे शादी कर ली थी। अपने मुल्क में वापस आने के बाद प्रोफेसर ने अपना रसूख इस्तेमाल किया था और मार्गरेट से शादी की खबर मकामी अखबारों में शाया नहीं होने दी। इस सिलसिले में हुकूमत ने भी प्रोफेसर की बैनुल अक़वामी शोहरत के पेश नज़र अखबारात पर इस बात का सेंसर लगा दिया था और प्रोफेसर से मुतल्लिक़ कोई खबर बाई कमान की मंजूरी के बगैर ना शाया की जाए। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर फ्लोरा और मार्गरेट का ताल्लुक को जोड़ा जा सकता है, लेकिन मार्गरेट का इस तरह भूषण के साथ घूमना प्रोफेसर की शोहरत को असरअंदाज भी कर सकता है और मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर को इस बात की खबर ही ना होगी। नदीम ने बड़ी संजीदगी से कहा, हमारे बड़े बड़े मुफक्कर और दानश्वर वक्ती तौर पर अपने जहन को बहलाने की खातिर इस किस्म की हरकत कर बैठते हैं और फिर उसे इस तरह हरफे गलत की तरह फरामोश कर देते हैं जैसे उसका सिरे से ही कोई वजूद ना हो। और यूँ कहा कि उन्हें अपनी तहकीकी कामों और नत नए तजर्बों से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह पलट कर अपने मादी की किसी पाप की वरगर्दानी कर सकें। मार्गरेट अगर कोई मशरकी औरत होती तो शायद वो घर की चहार दीवारी से बाहर कदम ना निकालती, लेकिन वह जिस मुआशरे और माहौल की परवरदा थी उसमें जिनसी कंज रवि भी फैशन समझी जाती है और हो सकता है कि मार्गरेट के सब्र का पैमाना भी लबरेज होकर छलक उठा हो, लेकिन भूषण ही क्यों? यही एक बात इस वक्त मेरे जहन में भी चुभ रही है, नदीम ने पुरख्याल अंदाज में कहा। खास तौर पर सिराज का यह बयान खास अहमियत रखता है कि उसने खुद अपनी आंखों से प्रोफेसर एरा को भूषण की क़यामगाह तक जाते हुए देखा है। हो सकता है कि प्रोफेसर ने मार्गरेट के सिलसिले में भूषण को तंबीह करने की खातिर
नहीं, नदीम ने मेरी बात काटते हुए कहा, बड़े लोग इस किस्म की सतही बातों पर वक्त बर्बाद नहीं करते। अब तो हमारे मुल्क में भी जहर फैलने लगा है कि ख़वातीन मर्दों की अदम तवज्जोही की बिना पर अपना वक्त गुजारने की खातिर कोई दूसरी तफरीह तलाश कर लेती हैं, जो रफ्ता रफ्ता उन्हें गलत रास्तों का मुसाफिर बना देती है। लेकिन सोचना यह है कि प्रोफेसर जैसा अदीमुल फरबत शख्स बोशन की कोठी पर किस मकसद से जा सकता है, और हो सकता है कि उस मुलाकात में भी मारग्रेड की किसी सियासत को दखल हो। नदीम ने जवाब दिया, बोशन दौलत के मामले में इस जानवर से मुख्तलिफ नहीं, जो फाके की सूरत में मर्दार को भी मजे ले लेकर खाता है, और ऐन मुमकिन है कि बोशन ने मारग्रेड को अपने जाल में फंसा कर प्रोफेसर की लैब से कोई ऐसा कीमती राज या फार्मूला उड़ाने का प्लान बनाया हो जो दुनिया का कोई भी मुल्क बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी खरीद सकता हो। और ये बात भी करीने कयास है कि प्रोफेसर ने मार्केट के किसी मुसलसल इसरार के पेश नज़र बोशन से मुलाकात की हो। और वैसे मेरी इतला ये है कि प्रोफेसर इब्रार 4 माह तक खुद को सिर्फ अपनी उस लैब तक महदूद कर लेता है जहां मारग्रेड को भी कदम रखने की इजाज़त नहीं होती। ऐसी सूरत में तो ये और भी ज़रूरी हो गया कि बोशन को पहली फुर्सत में ख़त्म कर दिया जाए। कोशिश कर देखो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम उसमें कामयाब ना हो सकोगे। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं, सिर्फ ये बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोशन ने अपने बचाव के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार कर रखा है उसका अमली तजर्बा हो जाने के बाद तुम्हें मायूसी होगी। ऐसी सूरत में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है कि बोशन को पहली फुर्सत में ख़त्म कर दिया जाए। कोशिश कर देखो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम इसमें कामयाब ना हो सकोगे। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं, सिर्फ ये बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोशन ने अपने बचाव के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार कर रखा है उसका अमली तजर्बा हो जाने के बाद तुम्हें यह मायूसी होगी। ठीक है, मैंने उठते हुए बेहद संजीदगी से जवाब दिया। ज़रूरी नहीं कि इंसान का हर तजर्बा कामयाब हो, मगर इस खौफ की वजह से किसी बामकसद तजर्बे से गुरेज भी नहीं किया जा सकता। नदीम ने जवाब देने की बजाय मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे कोई सन रसीदा बुजुर्ग किसी बच्चे की दिल से मजबूर होकर उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। नदीम के इस तर्ज अमल ने मुझे बोशन की मौत के सिलसिले में और संजीदा कर दिया। उसी रोज दोपहर को मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि किसी के खंखारने की आवाज ने मुझे चौंका दिया, और मैंने नजरें फाइल पर से हटाकर देखा तो साधना मेरे सामने मौजूद थी। उसकी खूबसूरत आंखों में इस वक्त भी इंतकाम की चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही थी। शायद मुझे इस वक्त तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने फाइल बंद करते हुए संजीदगी से कहा, तुमने कालका को मेरे बारे में खरीद कर अच्छा नहीं किया, लेकिन क्यों? मुझे मालूम है कि वो केवल धरती पर भटकने वाली मेरी आत्मा के राज से वाकिफ हो गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसकी महान शक्ति भी मुझे तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकती। वो मेरा जुमला काटते हुए बोली, क्या तुम वाकई कृष्ण शर्मा की बीवी गीता हो? हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगी। कालका ने कहा था कि तुम्हारी आत्मा ने किसी और का जिस्म हासिल कर लिया है, और उसने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं कहा था। क्या तुम बोशन के सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं इस वक्त तुमसे यही बात करने आई हूँ, उसने मुझे सर्द लहजे में जवाब दिया। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, मैंने बहुत सोचो विचार के बाद तुम्हारा चुनाव किया है। तुम्हें मेरे कारण इस नरमोही को कुत्तों की मौत मारना होगा। तुम इनकार करोगे तो घाटे में रहोगे। मैं तुम्हारे बाद किसी और को इस पापी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करूंगी, लेकिन किसी और का दरवाजा खटखटाने से पहले तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, मेरे पास समझाने का समय भी नहीं है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारी कालका ने देवताओं के चरणों में झुककर प्रार्थना की है कि मेरी आत्मा को इस धरती से उठा लिया जाए, लेकिन जब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होती मैं इसी धरती पर भटकते रहने पर मजबूर हूँ। बोलो, क्या तुम बोशन के सिलसिले में मेरे इंतकाम लेने पर तैयार हो? हाँ, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम्हारी तरह मैं भी उसके खून का प्यासा हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, उसने होंठ काटते हुए कहा। काल का उस जंगली सूर की सहायता कर रही है, वो दोगली चाल चल रही है।
मगर वो मेरी आवाज सुनने की शक्ति नहीं रखती। तुम इस बात की चिंता भी मत करो। उस हराम जने ने अपने चारों और शिकारी कुत्ते छोड़ रखे हैं और मैं तुम्हें उसके दफ्तर तक पहुंचा सकती हूँ। कोई तुम्हारा रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, परंतु तुम्हें अपनी वापसी का रास्ता खुद तलाश करना होगा। मैंने देवताओं का वचन दिया है कि उस पापी के जिस्म से आखिरी सांस निकलते ही आकाश पर वापस लौट जाऊंगी। बोशन को मारने के बाद अगर मुझे फांसी पर लटकना पड़े तो भी यह सौदा मंजूर है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सहायता जरूर करोगे। उसके होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट जाग उठी। और मैं तुम्हें वचन नहीं देती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि बोशन के पालतू जानवर तुम्हारा खोज ना लगा सकें। तुम मुझे बोशन के दफ्तर तक कब पहुंचा सकती हो? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। आज शाम 6 बजे तक वो दोबारा संजीदा हो गई। उस वक्त बोशन के दफ्तर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लेकिन इसके उजड़ती बदमाश करीब रहकर उसकी देखभाल करते रहते हैं। ठीक है, मैंने तेजी से कहा, मैं आज ही उसका काम तमाम करने को तैयार हूँ। तुम अपने बचाव की खातिर एक काम कर सकते हो। वो थोड़े तवक्कुफ से बोली। अपने मित्र सिराज पर भी भरोसा कर सकते हो। वो तुम्हारी सहायता करने पर खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। एक जरूरी सवाल बाकी रह जाता है। मैंने कुछ सोचते हुए गीता की आत्मा से पूछा, क्या कालका को इस की बात की खबर नहीं होगी कि तुम मेरी मदद कर रही हो? नहीं, मेरे और उसके दरमियान ऐसा पर्दा पड़ा है जिसकी दूसरी तरफ देखना उसके बस की बात नहीं है। क्या तुम ये बता सकती हो कि बोशन और मार्गरेट के दरमियान क्या ताल्लुक है और प्रोफेसर इब्रार किस मकसद से बोशन से मिलने गया था? मैं सब कुछ जानने के बाद अपनी जुबान नहीं खोल सकती। देवताओं ने मेरी भटकती हुई आत्मा पर कुछ पहरे बिठा रखी हैं। इतना तो बता सकती हो कि प्रोफेसर को मार्गरेट और बोशन के ताल्लुकात का इल्म है या नहीं? मैंने इसरार किया। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, देश के बारे में जानकारी रखते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बदेसी दुनिया की ये गोरी चिट्टी नारियां ऊपर से जितनी सुंदर नजर आती हैं, अंदर से उतनी ही मैली और काले करतूतों की मालिक होती हैं। गोया बोशन और मार्गरेट के ताल्लुकात भी शराफत की तमाम हदूदों को फलांग चुके हैं। तुम 6 बजे बोशन के दफ्तर के लिए रवाना हो जाना। वो मेरी बात नजरअंदाज करते हुए बोली। मैं तुम्हें किसी रूप में भी दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे बहुत करीब रहूंगी। तुम्हें इस पापी तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक अहम बात, मेरी इस बात को भी ध्यान में रखना कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। उसके बगैर मैं किसी और से सहायता नहीं मांग सकती। साधना या गीता ने बड़े बेरहम लहजे में कहा, और फिर वो यकलख्त मेरी नजरों के सामने से छू मंतर हो गई। मैं इस वक्त अपने असाब में तनाव की कैफियत महसूस कर रहा था। बोशन को अपने रास्ते से हटाने का फैसला मैंने बहुत पहले कर रखा था, लेकिन शेर की खचार में घुसकर उसे शिकार करना इतना आसान नहीं था। खुद गीता ने भी यही कहा था कि वह मुझे बोशन की आफत तक पहुंचने में मदद करेगी, लेकिन बोशन की मौत के बाद अपना बचाव करना होगा। और मैं बड़ी देर तक पेश आने वाले हालात के बारे में ताने बाने जोड़ता रहा। मेरे जहन में रह रह कर कालका और लेडी मकलानस की ये बात सजाए बाज गश्त की तरह गूंज रही थी कि अभी मुझे बोशन से दूर रहना चाहिए। उसके सितारे अभी गर्दिश में नहीं थे। नदीम ने भी यही कहा था कि मुझे अपने इरादे में मायूसी से 2-4 होना पड़ेगा, लेकिन मैंने गीता से जो वादा कर लिया था उससे पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी गौर खोज करने के बाद मैंने सिराज से राब्ता कायम किया। बड़ी उम्र है आपकी, सिराज ने कहा। मैं अभी आप ही को फोन करने वाला था। कोई खास बात? हाँ, अब मुझे आपको पीरो मुर्शिद ही मानना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। आपने पिछली मुलाकात में कहा था कि हो सकता है कि मुझे फौरी तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़े, सिराज ने कहा, और अभी कुछ देर पहले ही मुझे काफी ऊपर से ये अहकामात मौसूल हुए हैं कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लूं। ये तो मेरे लिए खुशखबरी है, मैंने तेजी से कहा। मारूख ने मुझसे जो वादा किया था वो उस पर पूरी उतरी थी, लेकिन एक बुरी खबर भी है। वो क्या? मुझे बोशन के इलाके में तैनात किया गया है। गुड, मैंने मुसरत का इजहार किया। ये तो और भी अच्छी खबर है। मेरे लिए उसमें कुछ दुश्वारियां भी पैदा हो सकती हैं, सिराज ने संजीदगी से कहा। बोशन मुझे अपना दुश्मन समझता है। ऐसी सूरत में क्या वो अपने राजपाट में मेरा अमल दखल बर्दाश्त कर सकेगा? हो सकता है कि इन अहकामात के पीछे भी कोई बेहतरी हो, मैंने कहा, और फिर संजीदगी से बोला।
मैंने इस वक्त आपको एक अहम मकसद से फोन किया था। क्या बोशनी के बारे में कोई नई इतला मिली है? हाँ, इतला ये है कि मैं आज शाम 6 बजे बोशन से मिलने उसके दफ्तर जा रहा हूँ। वहां कुछ भी हो सकता है, मगर आपको अचानक उसके दफ्तर जाने की कैसे सूझ गई? मिस्टर सिराज, आप मेरे वाकिफकार भी हैं और हम ख्याल भी। ड्यूटी ज्वाइन कर लेने के बाद आपको मेरी दोस्ती की बजाय अपने फर्ज को तरजीह देनी होगी। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करूंगा। मिस्टर शहबाज, सिराज ने घबराए हुए लहजे में कहा, क्या आप 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते? मैं आपसे सिर्फ एक बात की दरख्वास्त करूंगा। उस वक्त मैंने आपसे जिस प्रोग्राम का जिक्र किया है उसका इल्म किसी और को नहीं होना चाहिए। और मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया और फिर राब्ता मुंतके करने के बाद मैं फौरन ही उठ गया था। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे और 3 घंटे तक मैं गाड़ी में बैठा चक्कर लगाता रहा। उस अरसे में मैंने बोशन के दफ्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। कुछ लोगों पर मुझे शुबा भी हुआ कि वह निगरानी के काम पर मामूर हैं, लेकिन मेरे सर पर तो जैसे जनून सवार था।